देखो भाई, कल हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रो स्टैटिक या इलेक्ट्रिक कह देते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम जानते थे, बस इसमें एक वर्ड लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो जानते थे ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं किसी पार्टिकल पर, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जो वर्क होता है हमारा, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उस रुका हुआ है अगर ऑब्जेक्ट, फिर भी वहां उस पॉइंट पर, तो कहेंगे कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही आप उसको वहां से रिलीज करोगे, वो मूव करने लगेगा। तो फिर कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में। तो ये तीनों चीजें देखो एक ही होती है, एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। सबसे पहले क्या होता है? वर्क। वर्क कन्वर्ट होता है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी पीई। और पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का यहाँ मीनिंग यह है कि जो वर्क होगा वो किसके अंडर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मतलब आ जाने से क्या है? पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना चेंज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क को ही कह रहे हैं। बस यहाँ पर चेंज क्या होगा? जो आपकी अगेंस्ट वाली फोर्स है, जिसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, वो फोर्स क्या है अब? इलेक्ट्रिक फोर्स है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किस पर वर्क करोगे? चार्ज पर। कोई चार्ज रखा है, उसको यहां से लेकर यहां लाना है, तो फोर्स लगेगी इस पर। तो आपको वर्क करना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट। और ये कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होता है चार्ज को पास ला या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, उस वर्क को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका सिंबल मैंने कल क्या बताया था? यू। सही है। अब इसका हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया था। अगर चार्ज दिए हो दो, मान लो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इसको यहाँ ला रहे हैं हम इसके पास में। मान लो इनकी डिस्टेंस क्या है? आर है। दो चार्ज दिए हुए हैं, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बताओ क्या फॉर्मूला आएगा? यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर। केवल ध्यान रखना, आर है ना। बताओ ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो यूनिट क्या होगी इसकी? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। याद रखना, किसी भी तरह की एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे मैकेनिकल हो, कुछ भी एनर्जी हो, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो जो भी एनर्जी आएगी उसकी यूनिट जूल ही लिखनी है। बात समझ में आ गई? अब मुझे आप बताओ, ये एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर या वेक्टर? बताओ, एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर वेक्टर? वेक्टर होती है। स्केलर। बताओ रीजन क्यों? स्केलर का रीजन बताओ पहले। इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए स्केलर होती है। तुम बताओ वेक्टर क्यों है? वो जो लग रहा है ना ऑब्जेक्ट पे, जो तुम कह रहे हो एनर्जी लगेगी, तो डायरेक्शन भी लगेगी। वो एनर्जी थोड़ी ना लग रही है, वो तो फोर्स लग रही है। तो फोर्स की डायरेक्शन होती है। फोर्स की वजह से वर्क होता है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो फिर वर्क को ही तो क्या कर रहे हो आप? तो पोटेंशियल एनर्जी की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यानी पोटेंशियल एनर्जी जब भी बढ़ाए, एनर्जी समझ जाओ, एनर्जी की ऐसी क्वांटिटी की बात हो रही है, स्केलर की बात हो रही है। कोई डायरेक्शन नहीं होती एनर्जी के अंदर। बात समझ में आ गई? तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो, स्केलर क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी। तो ये Q1 Q2 जो है ना आपके, वो कैसे लिए जाएंगे? विद साइन या विदाउट साइन? बताओ। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी थी, पोटेंशियल V। तो इसके फॉर्मूले में जो Q आ रहा था, उसको कैसा ले रहे थे हम? विद साइन ले रहे थे। तो यहां भी जो एनर्जी के फॉर्मूले में Q1 Q2 आ रहे हैं, ये भी क्या लेने हैं आपको? विद साइन लेने हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। अगर क्वांटिटी स्केलर है तो विद साइन लोगे, अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो विदाउट साइन लोगे। फोर्स का फॉर्मूला था, वेक्टर का था, उसमें Q1 Q2 को विदाउट साइन लेते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, उसमें Q को विदाउट साइन लेते थे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? इसमें मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको समझा रहा हूं। तो यहाँ Q1 Q2 आपको विद साइन लेने हैं। और एक बात और बताऊं मैं, देखो, मैंने आपको डिफरेंशियल बताया था बेसिक। अगर मैं आपसे कहूं कि डिफरेंशियल करो x की पावर n का, तो बता सकता है कोई स्टूडेंट क्या होगा? x की पावर n का डिफरेंशियल बताओ। बेसिक फॉर्मूला था ये बिल्कुल। है? क्या होगा? बताओ। हाँ बिल्कुल सही। पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, और पावर में से वन माइनस हो जाता है। ये बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशियल का। पढ़ाया गया है तो फिर याद होना चाहिए था। नहीं पढ़ाया जाता तो बात अलग थी, क्योंकि तुम्हें बताया गया है, तो सबसे बेसिक डिफरेंशियल यहीं से स्टार्ट होगा आपका मैथ्स में भी।
बेसिक है, एक एक्सरसाइज हो सकता है, एक या दो एक्सरसाइज इसी के ऊपर हो, केवल बेसिक फॉर्मूले पर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो कर क्या रहे हैं, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस आ जाता है, बेसिक। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ध्यान सुनना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर और निगेटिव साइन। ये फॉर्मूला बिल्कुल ही वैलिड है। अब कैसे लिख दिया मैंने ये फॉर्मूला, मैं भी इसको प्रूव करके दिखाता हूं। पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लो और इस पॉइंट को नोट कर लो। तो इसको मैं ऐसा अलग दिखाता हूं आपको। देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, इससे न्यूमेरिकल होंगे, तो इसको हम समझ लेते हैं फॉर्मूला आया कैसे। ये वाला इसकी बात कर रहा हूं जो लास्ट में लिखा है, इसका बहुत यूज होगा आगे। तो देखो इसको हम नोट पॉइंट में समझ लेते हैं, नोट पॉइंट में इसको हम समझ लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, एफ इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर। इसको आप क्या पढ़ते हो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर है ना, यहाँ पे तो आर पढ़ेंगे, एक्स होता तो एक्स पढ़ते, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, अब यहां जो सिंबल होगा वो बोला जाएगा। तो आर है तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, और किसका डिफरेंशियल, यू का। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और क्या लगाना है आपको, एक माइनस का साइन। समझ लेते हैं थोड़ा सा ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको लिखा कैसे गया है। देखो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर प्रूफ देख लेते हैं इसका, ऐसे कह लो प्रूफ। देखो आपको मैंने अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया, क्या होता है, यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अगर दो चार्ज है तो, है ना, अपॉन में क्या, आर, सही है, यही है। अब आपने जो अभी डिफरेंशियल का फॉर्मूला बताया था वो क्या था, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, पावर आगे आ जाती है और एक्स में एन में से एक क्या हो जाता है, माइनस। ये सिंपल फॉर्मूला है डिफरेंशियल का। अगर मैं आपसे कहूं इस u का डिफरेंशियल कर दो, देखो यहां पर क्या है, देखो r है ना, तो अगर यहाँ x होता तो आप x के रेस्पेक्ट में करते, y होता तो y के रेस्पेक्ट में करते, आपने यहाँ क्या माना है, r, तो इसका आप डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कर दो, r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो। तो यहां पर लिख सकते हो चाहो तो पहले कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r, सही है। तो ऐसे लिख देते हैं, तो ये हो जाता है डी यू अपॉन डी आर, डिफरेंशियल में चेंज हो गया, इज इक्वल टू क्या, देखो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, Q1 Q2 को भी आपको क्या मानना है, कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, आर के, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है उसी का होता है बस, बाकियों का नहीं होता। बाकियों को बिल्कुल हम कांस्टेंट की तरह मानते हैं, नंबर है ऐसे समझ लो आप ये, क्योंकि आर लिखा है रेस्पेक्ट में तो आर का ही होगा। अगर मैं Q1 लिख देता तो Q1 का ही होता, Q2 लिख देता तो Q2 का ही होता। ये डिफरेंशियल की खास बात होती है, जिसकी रेस्पेक्ट होती है उसी का डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इस पर नहीं लगाएंगे, ये वैल्यू सारी की सारी कहां आ जाएंगी, बाहर रहेंगी, ऐसी के ऐसे ही। तो किस पर लगेगा, डी अपॉन डी आर, इस पर लगेगा ना, आर पे, तो डी अपॉन डी आर, और ऊपर क्या मान लू मैं इसके, वन मान लू, 1/r। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई, मैंने Q1 Q2 और ये पूरी वैल्यू देखो बाहर अलग लिख दी, क्योंकि रिस्पेक्ट आर की थी, तो मैंने ऊपर तो बने ना, तो 1/r, डी अपॉन डी आर इसके साथ लगा दिया, और डी अपॉन डी आर यहां भी लगा दिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर। यहां तो समझ में आ गया बात, ठीक। अब ये देखो 1/r है, फॉर्मूला आपको बताया गया है एक्स की पावर एन, पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। कोई बता सकता है आर के ऊपर कितनी पावर है इस समय, अभी वन है, जब ऊपर लेकर जाओगे उसको तो आर की पावर -1 हो जाएगी, यानी ऐसा बन गया नहीं बन गया, बताओ एन की वैल्यू कितनी है, या -1, कर पा रहे हैं माइंड में। अब हम डिफरेंशियल जब करेंगे तो -1 कहां जाएगा, आगे, और -1 में से एक और माइनस करोगे तो वो माइनस का 2 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, तो कर दूं अब डायरेक्ट, ठीक। तो डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसका आपने क्या बताया, माइनस का चिन्ह भैया आगे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो -2, सही है, ऐसे बताया था ना। इस माइनस को मैं आगे लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि सारी टर्म मल्टीप्लाई में है, ये माइनस कहीं भी जा सकता है ना, तो इस माइनस को मैं आगे लिख देता हूं, और ये माइनस की पावर है, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कर देंगे हम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा, डी यू अपॉन डी आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। कोई बता सकता है ये क्या है, ये क्या है,
फोर्स का फॉर्मूला है कुलाम फोर्स, जिसको आप बोलते हो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला यही तो था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अरे याद आ गया? तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स यानी एफ। तो ये देखो ये क्या बना, डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू, माइनस का साइन भी आएगा ना, तो माइनस के क्या, एफ। इस माइनस को यहां लिख सकते हैं, तो एफ का फॉर्मूला आएगा माइनस का डी यू अपॉन डी आर, ऐसे लिख दिया गया था यहाँ ऊपर अभी ये फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या मिल जाएगी, फोर्स मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? जैसे अब मान लो आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी, दो चार्ज हैं इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, आएगा फोर्स बताओ। ना तो चार्ज की वैल्यू दी, ना चार्ज की डिस्टेंस दी, अब ये फॉर्मूला लगा लोगे फोर्स का, लग ही नहीं सकता। पोटेंशियल एनर्जी अगर दी है तो आर का, आर के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, उसका डिफरेंशियल कर दो, क्या मिल जाएगी, फोर्स मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लो। दो चार्ज ना दिए जाएं, चार्ज का, दो से ज्यादा चार्ज का सिस्टम दिया जाए कोई, जैसे कोई भी फिगर दे दे, मान लो आपको रेक्टेंगल दे दें, और रेक्टेंगल के कोनों पर क्या है, चार्ज है, तो कितने चार्ज होंगे रेक्टेंगल के कोनों पर, चार होंगे, चार कोने होते रेक्टेंगल में। मान लो कहा ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के कोनों पे क्या है, चार, तो कितने हो गए, तीन हो गए। और फिर आपसे पूछ लिया जाए बताओ पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो अगर मान लो दो से ज्यादा चार्ज आएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको मैं समझा देता हूँ। मान लो मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये एक ट्राइंगल है, इसके हर कोने पर चार्ज है, मान लो यहाँ पर तो है Q1, यहाँ पर है मान लो माइनस के Q2, यहाँ पर है प्लस के Q3, तीन चार्ज हो गए। ये पूरा तीन चार्ज का क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया, इसको बोलेंगे तीन चार्ज का सिस्टम है ये। अब पूरे सिस्टम की आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे बताओ? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो दो चार्ज के लिए है। देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें तो दो ही चार्ज आते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर, ये तो आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो दो चार्जेस को पकड़ना है और उनसे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और फिर सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो दो दो चार्जेस को अगर पकड़ोगे तीन चार्ज में, तो कितनी कितनी पोटेंशियल एनर्जी निकलेंगी, तीन निकलेंगी ना। देखो पहले इन दोनों को लोगे, फिर इन दोनों को लोगे, फिर या उल्टा कर लो, इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों को ले लो, और फिर कैसे भी निकाल सकते हैं। और जो भी आएगी उन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐसे करना है। तो चलो मैं पहले ऐसे कर देता हूँ, मैंने चलो एक की तो लिखी थी, अब मैं इसी के आगे ऐड करता जाऊंगा। तो देखो सही लिखी क्या मैंने, ये पहले दो चार्जों के लिए सही लिखी गलत लिखी है, देखो कौन कौन से चार्ज लिए हैं मैंने। तो मैंने अभी बताया था चार्ज को विद साइन लेना है, ये माइनस का है तो यहाँ क्या आएगा, और मैंने डिस्टेंस नहीं बताई है ना बीच की, तो मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 1 से लेके 3 तक है, तो 1 3 R13 कह देते हैं इसको। ये वाली जो डिस्टेंस है वो 1 से 2 तक है, तो इसको R12 कह देते हैं। और ये वाली जो डिस्टेंस 2 से 3 मान लो या 3 से 2 मान लो, कुछ भी मान लो, तो 2 से 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा बताओ, R12 आएगा ना। ठीक है, अब ऐड करोगे इसमें, तो इन दोनों की तो लिख दी पोटेंशियल एनर्जी, अब कौन कौन दोनों ले लो, इन दोनों को ले लो, है ना। तो बताओ कैसे लिखवाओगे बताओ, ब्रैकेट 1 अपॉन, फिर बोलो, माइनस Q2 आएगा ना, हाँ, तो माइनस Q2, और फिर Q3, और फिर डिवाइड में R23, सही है। और लिखवाओ बताओ, ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर किसी को भी लिख दो, Q3 Q1 डिवाइड में R13। ठीक है, सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड कर दो सीधा सीधा। स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे। वेक्टर होती तो डायरेक्शन देखनी पड़ती, भाई इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन किधर है, एंगल तो नहीं है बीच में, रिजल्टेंट जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं। हाँ, कुछ नहीं करना होता, पोटेंशियल एनर्जी निकालो ऐड कर दो, सीधा सिंपल है। बताओ कुछ कॉमन मिला इनमें सब में, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो आप भी कॉमन ले लेना न्यूमेरिकल वगैरह में करेंगे तो। और बस इसको लिख दो, क्या आया, माइनस Q1 Q2 अपॉन R12। ये भी देखो माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस, माइनस Q2 Q3 अपॉन R23, प्लस Q3 Q1 अपॉन R13। इस तरह से इनकी जो वैल्यू दे रखी होंगी क्वेश्चन के अंदर उनको पुट करेंगे आंसर। ये आपकी क्या आ गई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, नोट करो। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, देखो भाई, बताओ मैंने अभी आपको एनर्जी की यूनिट क्या बताई थी, एनर्जी की यूनिट मैंने क्या बताई थी अभी आपको, जूल बताई थी। एक और होती है, बता सकता कौन सी, कोई बता सकता और क्या होती है, एक और होती है,
है। एनर्जी की यूनिट क्या बताई थी अभी? एक और होती है वोल्ट नहीं होती, वोल्ट पोटेंशियल की होती है, मैंने बताया पोटेंशियल अलग है, एनर्जी अलग है। कैलोरी भी होती है, लेकिन वो जो एनर्जी है ना, वो मैकेनिकल मतलब ह्यूमन वाली जो एनर्जी होती है उसको हम कैलोरी में मेजर करते हैं, किलो कैलोरी में खासकर, या हीट वगैरह को कैलोरी में मेजर करते हैं, हीट को। हीट भी तो एनर्जी है। इसकी एक और बहुत फेमस यूनिट है, आप नहीं जानते? क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ज्यादातर यूज होगा इसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेफिनेशन भी आ जाती है कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन लिखो, तो क्या डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, बता सकता है कोई? है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ईवी क्या? ईवी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या बता रहे हो उसको? नहीं, किसने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्ट है? ये दोनों यूनिट हैं, ये दोनों यूनिट हैं, यूनिट्स हैं किसकी? एनर्जी की यूनिट्स हैं दोनों, जूल भी होती है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। जैसे आपसे पूछा जाए लेंथ की दो यूनिट बताओ, कोई लेंथ की दो यूनिट बताओ, आप बताओगे मीटर किलोमीटर, तो आप ये कहोगे मीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किलोमीटर, यूनिट है ना। है ये ऐसे नहीं बनेगी डेफिनेशन, एनर्जी को जिसमें नापते हैं उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, उसको तो जूल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या खास बात है ऐसी? चलो मैं डेफिनेशन अभी लिखवाऊंगा, पहले आप ये समझो कि ये दोनों यूनिट है ना, इनमें रिलेशन क्या है आपस में। मतलब जैसे आप है ना, मैंने अभी बताया मीटर और किलोमीटर ये दोनों लेंथ की यूनिट है, तो आपको पता है ना इनमें रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है इनमें मीटर किलोमीटर में? तो क्या मतलब कितना डिफरेंस है दोनों में बता। अरे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये पूछ रहा हूँ सीधा सीधा तुझसे। हाँ तो ऐसे बता देना। तो ये रिलेशन हो गया दोनों में कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसकी मदद से तुम किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हो और मीटर को। ऐसे ही रिलेशन किसमें होता है, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो रिलेशन बिटवीन जूल, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है, क्वेश्चन में कहता है भाई एनर्जी हमें जूल में नहीं चाहिए, हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। अब बच्चे कन्वर्ट ही नहीं कर पाते जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या उल्टा भी आ सकता है, एनर्जी आपको किसमें दे पूछ लेगा, या ऐसे कहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देगा एनर्जी, और आंसर आपसे किसी जूल में पूछ लेगा या किसी चीज में पूछ लेगा। बात समझ आ रही? तो इनका कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको पता है कितने जूल होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ऐसे बताओ कितने? 1000 नहीं होते, तुक्का ऐसे नहीं चलेगा। 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो भी इतना ही होता है, देखो होता नहीं होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो वो याद है तो ये याद है, नोट करो। बड़ी यूनिट कौन सी है, जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताओ।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा है और जूल छोटा है। सही बता रहे हो? हैं? क्या कह रहे हो? थोड़ा तेज बोला करो। दोनों एनर्जी की यूनिट है तो एक बराबर ही होंगी। किलोमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है, तो ये क्यों बड़ा हो गया फिर? ये दोनों तो लेंथ की यूनिट है तो एक बराबर होंगी। यूनिट भी तो छोटी बड़ी होती है ना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, ऊपर जाओगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, है ना? हाँ, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल है, तो वो बड़ी कौन सी यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ी दिखाई दे रही है तुम्हें? है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल है? 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल है। ये वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है, ये 1 से बड़ी है या छोटी है? कितनी छोटी? बहुत छोटी। और जब बहुत छोटी वैल्यू है ये 1 और ये 1 है, और ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो ये दोनों इस पर बड़ा कौन हुआ इसमें? बड़ा कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा हुआ ना, ये बहुत बड़ा। अरे, गलत बता दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो ऐसे समझो इसको, जैसे मैं कहूं 1 मीटर बराबर है 10 की घात -3 किलोमीटर के। सही है? 1 मीटर बराबर है 10 की पावर -3 किलोमीटर के। अब आपसे पूछा जाए बड़ा कौन है? कौन बड़ा है बताओ? किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है? कौन बड़ा है? मीटर बड़ा है। मीटर बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? तो किलोमीटर ही तो बड़ा है फिर। अरे ये ऐसे लिखा हुआ है देखो, 1 मीटर जो है ना वो बराबर है 0.001 किलोमीटर के। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 1 मीटर है ना वो बराबर होगा जब 1 किलोमीटर को भाग कर दोगे किससे? 1000 से। ये तीनों बातें अलग लिखी हैं, सेम ही है? सेम ही है। देखो, इसको 10 की पावर 3 करके ऊपर ले जाओगे ये बन जाएगा। बन जाएगा, बन जाएगा। इसको डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा। अब बताओ हम क्या कह रहे हैं कि 1 मीटर जो है ना वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा कब? जब 1 किलोमीटर को कितने से भाग कर दोगे? 1000 से भाग कर दोगे। तो भाग तो उसी को कर सकते हैं ना जो बड़ा होता है, तभी तो इसके बराबर आएगा। तो किलोमीटर तो बहुत बड़ा हुआ ना, वो बड़ी वैल्यू उसको तुम भाग कर रहे हो तब वो छोटी वैल्यू की क्या आ रही है? बराबर आ रही है। यहां भी तो देखो पावर माइनस में लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? 10 की घात 19 से इसको हमने क्या करा है? भाग करा है जूल को। तब ये किसके बराबर बना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर बना है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही क्या है? छोटी यूनिट है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है? स्मॉल यूनिट है। किसकी? एनर्जी की। और जूल जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी यूनिट है। ध्यान समझ में आया? ये देखो, ये तो 3 ही पावर थी, ये तो 19 पावर है ना माइनस में, तो इसको तो 10 की घात 19 से भाग करा जूल को जब ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना। यानी तुम समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना छोटा है। बड़ा नहीं, छोटा है। नोट करो। ओह, क्या गर्मी। हो गया? देखना जरा। हाँ भाई, होशियार हो। ये बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल हैं, तो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए? आंसर बताओ मुझे। होने लगा कंफ्यूजन अभी से ही? न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? अभी से ही कंफ्यूज हो रहा हो तुमको? मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने 1 जूल में पूछ लिया। जैसे अगर मैं तुमसे यहाँ पूछूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? यार मैथमेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अगर इसका एक बना दिया गया है तो ये पूरी वैल्यू इसकी कहाँ चली जाएगी? अपॉन में चली जाएगी। तो एक बटा क्या हो जाएगा? अरे समझ गए? छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, ऐसे याद रख लो। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं।
अब जैसे देखो, ये 1 जूल पूछ लिया ना मैंने, 1 जूल, तो ये पूरी वैल्यू कहां चली जाएगी इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट करो, इसको भी नोट करो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर ध्यान से सुनोगे तो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए हैं और कह रहे हैं किस में कन्वर्ट करो, जूल में कन्वर्ट करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। बात समझ में आ रही है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, इतने। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहे हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस पूरे से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि एक पेन 5 रुपए का है, तो 5 पेन कितने के हो गए, तो एक पेन कितने का है, 5 पेन कितने के हो गए, 5 से मल्टीप्लाई हो गई ना, हो गई। ऐसे ही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल हैं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल हैं, यानी एक पेन कितने का है, तो 10 कितने के हो गए, 5 से मल्टीप्लाई, यानी इतने से मल्टीप्लाई। यानी हाँ, यहां हम कह सकते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे जूल में, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1.6 10⁻⁻19 से। ध्यान सुनना, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो, मान लो जूल को कन्वर्ट करना है किसमें, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब क्या करना पड़ेगा, मान लो 10 जूल दिए हैं और कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताओ कितने होंगे, तो 1 जूल में कितने होते हैं, इतने। तो 10 जूल में कितने होंगे, इसकी कितने से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, यानी इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जब जूल को किसमें बदलेंगे। तो ये क्या है, 1/1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है, इतने से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जो वैल्यू दे रखी है, ये वाली इधर वाली वैल्यू दी होगी ना, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो इतने से क्या कर दो, मल्टीप्लाई किसकी, जूल। समझ में आ गई बात, नोट करो। ये जो जूल है ना, जूल, ये एमकेएस सिस्टम की यूनिट है। इसकी क्या होता है, एमकेएस का मतलब, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और एस का मतलब सेकंड। मतलब क्या है, मान लो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, आपने जो आर की वैल्यू है वो मीटर में ले ली, मास वगैरह दिया तो किलोग्राम में ले लिया, टाइम को किसमें ले लिया, सेकंड में ले लिया। कहने का मतलब आर को अगर आपने मीटर में लिया, जो नीचे आ रहा था फॉर्मूले में, उसको मीटर में लिया है, तो आंसर पोटेंशियल एनर्जी का किसमें आएगा, जूल में आएगा। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर नहीं आता है। जब जूल में आ जाएगा, तो फिर जूल को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, अगर क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए हमें, तो जूल को किस में कन्वर्ट कर दोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितने से मल्टीप्लाई करके, इतने से मल्टीप्लाई करके। ये जो दो बातें लिखी है ना, इनको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है, इतने से मल्टीप्लाई, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, इतने से मल्टीप्लाई, बस बात खत्म है। ठीक है, आंसर नॉर्मली कैलकुलेट करोगे तो किसमें आएगा,
जूल में पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इतने से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। कल सब बुक लेके आएंगे, कल मैं इसके पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, ठीक है। बस एग्जाम्पल है देखो एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 2.4, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.4 बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपके बहुत कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होंगे पोटेंशियल एनर्जी को लेकर। देखो है यही वाला है। देखो ये क्वेश्चन आपके सबके सामने है, जो पढ़ने जा रहा हूँ सबके सामने होना चाहिए, है ना, तभी समझ में आएगा। मिल गया आपको, ऐसे करके रेक्टेंगल बना हुआ है देखो। तो इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, देखो सब ध्यान देंगे, सुनेंगे ध्यान से। कह रहे हैं चित्र 2.15, ये जो इसमें डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में ही है, ठीक है। 2.15 में दर्शाए अनुसार चार आवेश भुजा डी वाले किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर व्यवस्थित किए गए हैं। शीर्षों का मतलब वही होता है कोने, है ना, कॉर्नर पर। चार कॉर्नर हैं, रेक्टेंगल है तो चार ही होंगे, सॉरी स्क्वायर है तो चार ही होंगे, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। इन चारों कॉर्नर पर हमने चार्ज रख दिए हैं, ये कह रहे हैं। तो पहले पॉइंट में बोला गया है इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। समझ गए, मतलब ये जो चार्ज आपने रखे हैं, ये रखे होंगे ना कहीं से लाकर, पहले ए पर रखा, फिर बी पर रखा, फिर सी पर रखा, फिर डी पे रखा। तो चार्ज को किसी पॉइंट से लाए होगे तब यहां रखा गया है। तो चार्ज को लाने में क्या हुआ होगा, वर्क, और वर्क हुआ होगा तो क्या हुई होगी, उस पॉइंट पर क्या होगी, जैसे ए पॉइंट पे चार्ज को रखा हमने लाके, तो ए पॉइंट पर जब वो चार्ज रखा है तो उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऐसे बी को रखा, ऐसे सी को रखा, ऐसे ही डी पर रखा चार्ज। तो चारों चार्ज को जब रखा गया है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी है चार्ज को रखने में, ये पूछ रहे हैं। कह रहे हैं इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य, सॉरी कार्य पूछ रहे हैं, वर्क पूछ रहे हैं, कितना वर्क हुआ है टोटल। चलो, और बी पॉइंट में पूछ रहे हैं कि कोई आवेश क्यू नॉट, एक पांचवा आवेश हमने लिया क्यू नॉट, वर्ग के केंद्र पर लाया जाता है, सेंटर पर रख दिया स्क्वायर के उसको, तथा चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं, फिक्स रहते हैं। ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, तो इसको हम बाद में समझेंगे, बी पॉइंट को पहले ए को समझ लेते हैं। तो देखो ए पॉइंट में पहले क्या बोला गया है, ऐसे करके एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, और इसकी साइड को कह दिया गया कि डी साइड है। हम जानते हैं स्क्वायर की चारों साइड डी ही होंगी फिर, है ना। इस पॉइंट को कहा गया है ए, ये है बी, ये पॉइंट, ये वाला कॉर्नर ए, ये कॉर्नर बी, ये कॉर्नर सी और ये कॉर्नर डी, ऐसा करके स्क्वायर है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसके ए पॉइंट में क्या बोला गया है, हमने क्या किया है, इन कॉर्नर्स पर चार्ज को लेकर आए हैं, किसी दूसरे पॉइंट से लाए होंगे, और यहां पर एक चार्ज लाकर रख दिया है, यहां एक लाकर रख दिया है, यहां लाकर रख दिया है, यहां लाकर रख दिया है। बताना कैसे कैसे दिया हुआ है डायग्राम में, बताना ए पर कैसा चार्ज है, ऐसे ऐसे, ठीक है क्यू केवल, ठीक है। तो इस पर प्लस का क्यू और इस पर भी प्लस का क्यू है, इस पर माइनस का क्यू रखा है और इस पर भी क्या रखा है, माइनस का क्यू। ये हमने जो रेड रेड पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये चार्ज रख दिए इनके लाकर, और इसकी डिस्टेंस क्या बोली गई है स्क्वायर की, डी, डी साइड है, तो चारों डी ही होंगी जाहिर सी बात, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि ये पूरा सिस्टम बनाने में आपको टोटल कितना वर्क करना पड़ा। वर्क, वर्क को कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है वर्क का, हाँ बिल्कुल सही, उसी से निकालते हैं। देखो हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू, यहां से वर्क निकालोगे तो क्या आएगा, Q इंटू वी या V इंटू क्यू, यही तो होता है वर्क का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और हम बताएंगे कि टोटल कितना वर्क होगा। तो देखो हुआ क्या होगा एक्चुअल में, ये सिस्टम बना कैसे होगा, बिल्कुल अगर मैं स्टार्टिंग में पहुंच जाऊं तो एक भी चार्ज नहीं था यहाँ पर, फिर आपने क्या किया, पहले ए पॉइंट पर चार्ज रखा, फिर बी पॉइंट पर चार्ज रखा, फिर सी पॉइंट पर चार्ज रखा, फिर डी पॉइंट पर चार्ज रखा, ऐसे ही तो चार्ज रखा है, ऐसे ही तो सिस्टम बना है। अब उन चार्ज को रखने में जो वर्क हुआ है वो आपको बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था वर्क कब होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर फोर्स लगाई,
तो ये वर्क हुआ क्या? तो फिर वर्क कब होता है? वर्क हम कब काउंट करेंगे कि हमने किसी बॉडी पे वर्क किया है? बताओ। इंट्रोडक्शन में मैंने समझाई थी ये बात कि कब वर्क मानना है, कब वर्क नहीं मानना है। हाँ, वर्क तब होगा, तू सही बताया इसने। वर्क तब होगा जब किसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगेगी। कोई फोर्स पहले से प्रेजेंट है और उस फोर्स के अगेंस्ट तुम फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नल, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसके द्वारा वर्क जनरेट होगा। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग पहले से फोर्स लगाई हुई थी उस पर, आपने उसको एक्सटर्नल फोर्स से खींचा तो आपका वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। अगर वो स्प्रिंग नहीं होती तो फिर आप कितना भी खींचते जाओ मास को, वर्क नहीं होता। वर्क नहीं होता तो एनर्जी नहीं स्टोर होती उसके अंदर, जहां छोड़ते वहीं रुक जाता। बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन अगर स्प्रिंग लगी हुई है तो जहां छोड़ोगे वहीं नहीं रुकेगा। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगी, मोशन चालू हो जाएगा, मूवमेंट चालू। बात समझ में आ गई? तो अब जरा इमेजिन करो, सबसे अगर स्टार्टिंग में जाया जाए तो स्टार्टिंग में तो एक भी चार्ज नहीं था यहाँ। हमने एक एक कर कर ही तो चार्ज को पुट किया है। तो ये डायग्राम स्टार्टिंग में ऐसा था, केवल खाली, ये केवल स्क्वायर था, केवल इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये ए पॉइंट था, ये बी, ये सी, और ये डी। ये डिस्टेंस है स्मॉल डी। सबसे पहले आपने क्या किया, एक प्लस के क्यू के चार्ज को लेकर आए और ए पॉइंट पर रख दिया। ठीक है, अब जब आपने प्लस क्यू चार्ज को ए पॉइंट पर रखा, क्या उस समय यहां कोई चार्ज प्रेजेंट था? यहां पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। अगर यहां कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कोई फोर्स भी नहीं लगेगी इस चार्ज पर, इसको रोकने वाली। भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है ना, जब तो वर्क होता है चार्ज को लाने में। मैंने पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या बताया था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके अगेंस्ट हम चार्ज को ला रहे होंगे, तब हमारा क्या होगा, वहां वर्क होगा। लेकिन यहां पर देखो, ए पॉइंट पर जब हम चार्ज को ला रहे हैं तो यहां पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहां जो चार्ज रखा जाएगा वो किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं किया जाएगा। और जब किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं होगा तो वर्क कितना होगा फिर यहां पर, जीरो होगा। बात समझ में आ गई ना? तो ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा गया है प्लस क्यू, उसका वर्क डन कितना होगा, जीरो। क्योंकि कोई दूसरा चार्ज इसको रिपल्सन रिपल करने वाला है ही नहीं, ना तो रिपल कर रहा ना अट्रैक्ट कर रहा, कोई नहीं है। पहले हम ए पर रख रहे हैं ना चार्ज को, फिर बी पर रखेंगे, फिर सी पर रखेंगे, फिर डी पर रखेंगे। तो अगर मैं बात करूं वर्क डन एट पॉइंट ए, वर्क डन एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर कितना वर्क हुआ चार्ज को रखने में? तो क्योंकि देखो ए पॉइंट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही किसी चार्ज की वजह से, तो वर्क कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए लिख देते हैं, कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये हमने पहली बात करी ए पॉइंट की। तो अब यहां पर ए पॉइंट पर आपने क्या रख दिया है, प्लस के क्यू को रख दिया है, रख दिया प्लस का क्यू। ठीक, आप किस पर रखेंगे, बी पॉइंट पर। क्या अब भी वर्क जीरो होगा बी पॉइंट पर भी? क्यों, अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ए आ गया ना। तो ए आ गया तो ए की वजह से यहां पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ना बी पॉइंट पर, तो अब तो क्या होगा, वर्क होगा, क्योंकि ये तो इसको रिपल करेगा ना, करेगा। मतलब इस ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है प्लस क्यू, उसका अब यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल होगा नहीं होगा, ये डिस्टेंस हो गई ना कुछ, तो चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर यहां पर क्या बनेगा, इसका पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को निकालोगे और उस पोटेंशियल की मल्टीप्लाई करोगे जितना चार्ज यहां रख रहे हो उससे, तो इस पॉइंट का क्या निकल के आएगा, वर्क निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है? यहां इस पॉइंट पर किसी भी चार्ज का पोटेंशियल नहीं था क्योंकि चार्ज ही नहीं था। यहां पर इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, यानी फोर्स होगी, कहने का मतलब ये। बात समझ में आ गई? तो बी पर कैसे निकालूंगा मैं, बताओ। वर्क डन एट पॉइंट बी, बी पर जो वर्क डन होगा वो निकलेगा, पहले इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल। मतलब जो डब्ल्यू बी होगा वो इक्वल होगा किसके, चार्ज, या ऐसे पहले मैं उसमें लिख देता हूं लैंग्वेज में, चार्ज एट बी, मतलब बी पर चार्ज कितना रख रहे हो वो, और मल्टीप्लाई करोगे किससे, पोटेंशियल ऑफ, किसका पोटेंशियल, ए का, है ना, ए का ही तो पोटेंशियल है बी पे। पोटेंशियल ऑफ ए एट पॉइंट बी, इसके बराबर होगा। चलो अब वैल्यू रखवाओ इसमें, तो डब्ल्यू बी बराबर चार्ज एट बी, चार्ज कितना रख रहे हो बी पर,
माइनस का क्यू, तो माइनस का क्यू मल्टीप्लाई पोटेंशियल ऑफ ए एट पॉइंट बी, ए का बी पर पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर केवल है ना, तो आर क्या होती है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है, डी है, तो पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा क्यू। अब बताओ ए का पोटेंशियल लिख रहे हो ना, तो चार्ज किसका आएगा, ए का आएगा, तो ए पर कैसा चार्ज है, प्लस का, तो क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ए से बी, तो जो बी पॉइंट पर वर्क हुआ ना चार्ज को लाने में, वो हुआ माइनस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये क्यू है और ये क्यू है, क्यू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में, अब वर्क जीरो नहीं आया, अब वर्क कुछ आया है ना, अब आपका वर्क हुआ है, माना जाएगा क्योंकि आपने इसके अगेंस्ट वर्क किया। तो अब हमारा बी पॉइंट पर भी क्या आ गया है, चार्ज आ गया, कितना आ गया, माइनस का। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई, तो समझिए कैसे निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पर जा रहे हैं देख रहे हैं उस पर किस किस चार्ज का पोटेंशियल लग रहा है, जैसे बी पॉइंट पर आए तो हमने देखा ए चार्ज का पोटेंशियल है यहाँ पर, तो उस चार्ज का पोटेंशियल निकालो और जितना चार्ज रख रहे हो उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उस चार्ज का उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो और कितना चार्ज पोटेंशियल लगा रहे हैं और जितना चार्ज रख रहे हो उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वर्क आ जाएगा। अब हम कौन से पॉइंट पे जाएंगे, सी पे, तो सी पे किस किस चार्ज का पोटेंशियल लगेगा, ए का भी लगेगा और बी का भी लगेगा, तो ए और बी का पहले पोटेंशियल निकालेंगे सी पे, और सी पे फिर जितना चार्ज रख रहे हैं उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सी पे क्या आ जाएगा, फिर पहुंचेंगे डी पे, और डी पे तो फिर तीनों का लगेगा, ए का भी, बी का भी और सी का भी। इतना नोट करो पहले, सी वर्क डन एट पॉइंट सी, देखना जरा इस पॉइंट का जो वर्क डन होगा, इस पॉइंट पर जो चार्ज ला रहे हैं उसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो पहले इस पॉइंट पर, और फिर ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालो इस पॉइंट, और जितना चार्ज इस पर रख रहे हो उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ना पहले। ठीक, तो जो वर्क डन होगा एट पॉइंट सी, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ लैंग्वेज में, वो क्या होगा, चार्ज एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर चार्ज जो है वो लिखेंगे हम, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू पॉइंट ए एंड बी, इस लाइन का मतलब समझ गए आप, मतलब सी पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से, ए और बी की वजह से, उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप आंसर आ जाएगा। तो बताओ बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए डिस्टेंस कितनी है, यहां पर बताओ, डी है, क्योंकि स्क्वायर को लगाया तो स्क्वायर की सारी साइड डी होती है, लेकिन ए पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकालना है तो डिस्टेंस कितनी होगी, हाँ दोनों के बीच की डिस्टेंस यही तो होगी, ए और सी के बीच की, ये कितनी है डिस्टेंस, कितनी है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, चल बता दिया तुमने, मुझे सही करा, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट बता दिया, है कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे ना, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है और ये क्या है, हाँ तो बताओ, तो लगा दो बाय पीटी, हाइपोटेन्यूस निकालना है आपको, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये दोनों, ये क्या है, डी डी है दोनों, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कितना आया, 2d स्क्वायर, यहाँ से एच निकालना है, एच स्क्वायर नहीं एच है ना, तो ये आएगा √2 और डी क्या आ जाएगा बाहर, तो एच की क्या वैल्यू आ गई, √2d, यानी ये जो डिस्टेंस है वो √2d है। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं हम, लिखो W एट सी इज इक्वल टू, चार्ज कितना रख रहे हैं आप पॉइंट पी पर, देखो प्लस का क्यू रख रहे हैं, है ना, पॉइंट सी पर, सॉरी, तो प्लस क्यू मल्टीप्लाई, अब दोनों के पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, ऐड होगा, तो अगर बी का निकालोगे तो पहले बी का निकलवा दो, चलो बी का निकलवाओ, कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी पर चार्ज कितना है, माइनस का क्यू, अपॉन में बी से डिस्टेंस कितनी है, डी, प्लस कर देंगे किसका, ए का, है ना, तो ए का लिखवाओ, क्या फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए पर चार्ज कितना है, प्लस का क्यू,
डिस्टेंस कितना है, √2d, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसमें से जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर ले लेते हैं, बाकी उसको अंदर रहने देते हैं। तो बताना जरा क्या कॉमन है। देखो ये वाली टर्म पूरी कॉमन है, और क्यू भी कॉमन है, और डी भी कॉमन है ना। तो इन सबको बाहर लो। देखो जब क्यू बाहर लोगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। पहले मैं चलो ये लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही लिख दिया मैंने। क्यू को बाहर लोगे तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, माइनस नहीं लिया है मैंने कॉमन, माइनस अंदर ही है। और किसको ले लिया आपने, डी को। तो अंदर क्या बचा बताना है? यहाँ क्या बचा, यहाँ -1 बचा एक, तो यहाँ तो -1 बचा ना केवल। और इधर बताओ +1/, ये वैल्यू बची ना भाई। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सॉल्व करने का कोई फायदा है नहीं, रूट में है ना। एलसीएम भी करोगे तो रूट में एक जुड़ेगा या घटेगा नहीं ना। वैल्यू रूट, या तो रूट की वैल्यू रखो 1.4। तो अभी हम उसको नहीं कर रहे हैं, उसको लास्ट में जब सबको ऐड करेंगे ना, सबका टोटल वर्क निकालेंगे, तब देख लेंगे। तो ये आपने वर्क डन निकाल दिया एट पॉइंट सी। सी पर जो चार्ज रखने में वर्क किया गया वो ये है, बी पर वो ये है, ए पर ये वो ये है। एक और पॉइंट बचा डी, उस पर और होता। तो हम निकालेंगे वर्क डन एट पॉइंट, सॉरी डी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा डी पर बताओ। वर्क डन एट पॉइंट डी इक्वल होगा किसके, चार्ज आप कितना रख रहे हो पॉइंट डी पर वो, और मल्टीप्लाई करोगे किससे, पोटेंशियल एट पॉइंट डी, ड्यू टू, पॉइंट ए, बी एंड तीनों पॉइंट का। अब इस पर पोटेंशियल कितना लग रहा है वो निकालो, और इस पर चार्ज जो रख रहे हो आप वो निकालो, उनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो बताओ, देख लेते हैं एक बार। ए पॉइंट का पोटेंशियल डी डिस्टेंस पे लगेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस डी है। सी पॉइंट का पोटेंशियल भी डी डिस्टेंस पर लगेगा। बी पॉइंट का पोटेंशियल डी पर नहीं लगेगा, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल की जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी ये है। डायगोनल तो स्क्वायर के बराबर होते हैं ना। तो ये √2d, तो ये भी क्या हो जाएगा। अब हम एक एक करके सबका पोटेंशियल उसमें लिखते जाएंगे, ठीक है। तो रखो, तो WD, चार्ज कितना रख रहे हो आप डी पर, कितना रख रहे हो, -q। तो माइनस का q मल्टीप्लाई, अब हम अंदर पोटेंशियल रखेंगे। तो पोटेंशियल पहले ए से रख देते हैं, तो ए के लिए फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज है ए पर, +q। डिस्टेंस कितनी है, d। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, प्लस, किस रख लें, अब 20 रख लेते हैं चलो। तो 20 रखवाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज है, -q। डिस्टेंस कितनी है, √2d। 30 रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज है सी पर, +q। डिस्टेंस कितनी है, d। टोटल पोटेंशियल हो गया। कॉमन टर्म बाहर ले लो, क्या आएगा बताओ। भाई ये पूरी टर्म कॉमन है, यहाँ से भी क्यू, ये एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन है, यहाँ से भी क्यू, एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन है। तो क्यू बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और क्या आ जाएगा नीचे, डी। अंदर क्या बचा, ये पूरी टर्म बाहर आ गई ना। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर देखो माइनस का साइन तो बाहर नहीं गया था, तो माइनस प्लस, ऊपर क्या है 1, और नीचे क्या आएगा, √2। ये क्या है 1। ठीक है, इसमें ये स्टार्टिंग वाला 1 और ये वाला 1 ऐड करके 2 लिख दो, लिख सकते हैं 2 ना। तो WD इज इक्वल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन डी। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 - 1/√2। ये आ गया वर्क डन एट पॉइंट डी। तो देखो ए पर भी निकाल दिया, बी पर भी निकाल दिया, सी पर भी निकाल दिया, डी पर भी निकाल दिया। टोटल वर्क डन पूछा है तो सबको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, एलजेब्रिक सम कर देंगे, क्योंकि वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं देखते, डायरेक्ट जो वैल्यू आई है उन सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। नोट करो, तो मैं यहाँ इसको रफ करके है ना यहाँ निकाल देता हूँ। टोटल वर्क, ये क्या होगा, W इज इक्वल टू WA प्लस WB प्लस WC प्लस WE। ठीक है, बताना वैल्यू, WA की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर तो वर्क हुआ ही नहीं था, तो 0। WB माइनस का है तो यहाँ क्या लगा दूं,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी प्लस WC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी ब्रैकेट -1 प्लस 1/√2। ठीक है। WC कितना है? WC लिखा था, WD कितना है? माइनस का 1/4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डी 2 माइनस 1/√। यहां से क्या कॉमन आया बताओ? देखो ये वाली जो टर्म है ना, ये सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है नहीं है? तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो इसको ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में डी। यहाँ क्या बचा बताओ? माइनस का 1। ठीक है। यहाँ क्या बचा बताओ? यहाँ पर ये वाली टर्म बची ना पूरी अंदर वाली, क्या है? -1 प्लस 1/√। और यहाँ पर ये बचा अंदर वाला, है ना? तो ये क्या है? +2 माइनस 1/√। अच्छा ये माइनस का था, इसको जब माइनस करोगे तो फिर ये तो प्लस हो जाएगा ना, है ना? ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये प्लस। तो कोई टर्म कट हुई क्या यहाँ से बताओ? कुछ कट हुआ? नहीं हुआ, तो ऐड कर दो। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो तो सिंप्लीफाई कर लो। क्या आया हमारा? W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डी। ये कितना हो गया? देखो -1 -2 कितना हो गया? माइनस का 4। और ये 1/√2 कितना हो गया? प्लस का 2/√2। यहाँ से इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? √2, है ना? तो ये आया W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डी, यहाँ -4 और प्लस के √2। ठीक है, ये समझ गया ना कैसे लिखा? पढ़ाया नहीं? हाँ ऐसे समझ लो, √2 से मल्टीप्लाई कर, ऐसा नहीं, ऐसा मत समझो, ऐसे समझो। देखो ऊपर वाला जो 2 है उसको ऐसे लिख दिया, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना? जब √2 की √2 से करोगे तो 2 ही तो बन जाएगा वो। और नीचे भी क्या था इसके? एक √2 से एक √2 कैंसिल, एक √2। ये आपका क्या आ गया? इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो यही आप इसको लीव कर देंगे। ये आपका टोटल वर्क है। यही डेफिनेशन बताई गई है आपको। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये आपने क्या निकाला है? इन चार्ज को यहाँ रखने में जितना वर्क हुआ है वही तो निकाला है। तो जितना वर्क हुआ है उतनी उसमें क्या स्टोर हो जाएगी? तो ये ही वर्क किसके इक्वल आ जाएगा? यू, सॉरी ये वाला जो वर्क है किसके इक्वल आ जाएगा? यू के। और पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो ये वर्क है, ये यू के इक्वल है। बी पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछी है, लेकिन कुछ और पूछा है, उसको देखो समझो क्या पूछा है, चल कर लेते हैं, वो भी आप बताओगे। कॉन्सेप्ट अगर माइंड में क्लियर होते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए एकदम बता दो। देखो बताना, देखो कौन बताएगा। बी पॉइंट में कह रहे हैं, देखो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन में। कह रहे हैं, हाँ इधर है। कह रहे हैं कोई आवेश क्यू नॉट, अब चार्ज तो हमने चार तो रख दिए, एक पांचवा आवेश लाए हैं क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज, नॉट लगाया ना तो टेस्ट चार्ज हो जाएगा। कोई आवेश क्यू नॉट वर्ग के केंद्र ई पर लाया जाता है। ये जो इसका सेंटर पॉइंट है वायर का, यहाँ है देखो ये, इसमें भी यहाँ बना देते हैं हम। इस पॉइंट को ये कैपिटल ई कह रहे हैं, ABCDE, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक चार्ज को रखा क्यू नॉट, ठीक, लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं। दृढ़ रहने का मतलब फिक्स रहते हैं, इन चारों को कहीं भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है? तो कह रहे हैं इसको, इस क्यू नॉट को इस ई पॉइंट पर रखने के लिए और कितना अब एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा? इन चारों को रखने के लिए तो जो वर्क हुआ वो ये है, अब ई पॉइंट पर क्यू नॉट को और रखा, तो और कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा बताओ?
वर्क करना भी पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्यों? क्यों? तो टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। इफेक्ट नहीं करेगा ना, उस पर तो इफेक्ट होगा ना। अगर उस पर इफेक्ट नहीं होगा तो फिर पोटेंशियल की डेफिनेशन कैसे बनाओगे? पोटेंशियल की डेफिनेशन टेस्ट चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज की जो क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, दूसरे चार्जों पर इफेक्ट नहीं करेगा, उस पर तो इफेक्ट होगा ना, तभी तो टेस्ट करोगे ना उसको, तभी तो उसका नाम है टेस्ट चार्ज। तो फोर्स तो लगेगी ना इस पर। ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो वर्क डन कितना होगा यहाँ ई पॉइंट पर? क्या बता रहे तुम? जीरो। क्यों? ए के वर्क से सी का वर्क कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फिर वर्क कैंसिल हो जाएगा। कैसे आएगा जीरो, बताओ? फोर्स जीरो हुई ना, फोर्स जीरो हुई तो वर्क के फॉर्मूले में फोर्स थोड़ी होती है कहीं भी। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। फोर्स का फोर्स जीरो है। वो वाला वर्क थोड़ी ना है, ये तो अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला वर्क पढ़ रहे हैं ना। पोटेंशियल जीरो है तो वर्क जीरो है, फोर्स जीरो नहीं। अगर मैं पूछूं ई पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव होगा। और बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा? निगेटिव। और दोनों बराबर होंगे क्योंकि चार्ज तो दोनों की हुई है, डिस्टेंस भी सेम है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के पोटेंशियल से टोटल निकालोगे तो क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि विद साइन लिखते हैं ना क्यू को। ऐसे ही डी का निकालोगे और सी का निकालोगे, तो डी का निगेटिव आएगा और सी का उतना ही क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो फिर टोटल निकालोगे जीरो। तो चारों चार्ज की वजह से ई पॉइंट पर कोई पोटेंशियल है? नहीं है। पोटेंशियल तो है लेकिन टोटल नेट पोटेंशियल कितना है? जीरो है, क्योंकि एक दूसरे का पोटेंशियल वो कैंसिल कर रहे हैं। तो अगर ये v जीरो हो गया तो क्या w बच जाएगा? w भी जीरो होगा। बात समझ में आ रही है? यानी यहां पर जो w जीरो है उसका रीजन आप क्या दोगे? फोर्स जीरो है ये दोगे? नहीं, पोटेंशियल जीरो है ये दोगे, क्योंकि आपने कहा ना फोर्स जीरो है। तो वही वर्क के फॉर्मूले तो फोर्स आता ही नहीं, वर्क तो फोर्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, तो लिखो, क्योंकि बिंदु ई पर क्योंकि बिंदु ई पर सभी आवेशों का विभव सभी आवेशों का कुल विभव सभी आवेशों का कुल विभव शून्य है। कुल विभव शून्य है, इसलिए बिंदु ई पर इसलिए बिंदु ई पर आवेश क्यू नॉट को रखने में नहीं है। तो आप इसको कर सकते हैं बहुत इजी वे में, है ना। देखो एक डायग्राम दिया गया है हमको इस तरह से, ये क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है। और इस रेक्टेंगल पर चार्ज दिया गया है डायग्राम में, यहाँ पर प्लस क्यू है। अरे सॉरी, ट्राइंगल है यार, मुंह से निकल गई। और यहाँ क्या है? प्लस का 2q है, और ऊपर क्या है? माइनस का 4q है। इसकी साइड दी हुई है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो ये कैसा ट्राइंगल है? कैसा ट्राइंगल है बताओ? इक्विलेटरल है ना। कैसे कैसे इक्विलेटरल है? क्योंकि तीनों साइड क्या है? इक्वल है। क्यू की वैल्यू दी गई है आपको क्वेश्चन के अंदर। क्यू की वैल्यू है 1 × 10⁻⁷ गुलाम। और ए की वैल्यू दी हुई है आपको, ए की वैल्यू क्या है? 0.10 मीटर। कह रहे हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। करके दिखाओ कैसे करेंगे। देखो इसको ऐसे कर दो, करेंगे। आप पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना लो केवल। मान लो पहले मैं इन दोनों चार्जेस को ले लेता हूँ, तो ये बनेगा u, तो u1 कह दो। u1 इक्वल टू क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2।
तो -4q इंटू क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या है a। तो u1 आ जाएगा हमारे पास। इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी है अभी, वैल्यू हमेशा याद रखो लास्ट में पुट करते हैं। 4q² अपॉन a, ये u1 आ गया। अब हम u2 निकाल लेते हैं। अभी हमने इन दोनों चार्जेस को लिया था, अब इन दोनों चार्जेस को ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 -4q इंटू 2q अपॉन में इसकी भी डिस्टेंस कितनी है a। तो u2 आ जाएगा हमारा -1/4πε0 8q² अपॉन में a। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं u3। बस 3 पोटेंशियल एनर्जी निकलेंगी क्योंकि ट्राइंगल है। तो इसमें ले लेते हैं नीचे वाले चार्जेस को। तो 1/4πε0 ये हो जाएगा q इंटू 2q अपॉन में a। तो u3 आएगा हमारा 1/4πε0 2q² अपॉन में a। तीनों पोटेंशियल एनर्जी पहले फॉर्मूले की टर्म में हमने निकाल दी, अब हम निकालेंगे टोटल। तो टोटल क्या निकलेगा, u इक्वल टू पूरे सिस्टम की एनर्जी ऐड कर दो, u1 प्लस u2 प्लस u3। और इसमें वैल्यू, क्योंकि देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा करने के लिए, क्योंकि जब यहाँ रखोगे ना इनको तो कॉमन आ जाती है टर्म, आपको पता है। अलग अलग निकालोगे तो फिर कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। यहाँ पर रखोगे ना जैसे ही, वैसे ही सारी टर्म क्या आ जाएंगी कॉमन। फिर जो फॉर्मूला है ना सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो फिर हमें एक ही बार वैल्यू रखनी होगी, आंसर आ जाएगा। समझ गए क्रिस? तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसे ही किया करो, सिस्टम ऑफ चार्जेस वाले में, जिसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा चार्जेस। तो यहाँ देखो अब टर्म कॉमन आ जाएंगे। देखो क्या क्या कॉमन आएगा, एक तो ये पूरी टर्म कॉमन आएगी, ए भी कॉमन आ जाएगा, q² भी कॉमन आ जाएगा, और 2 भी कॉमन आ जाएगा। 2 सब में है ना। तो यहाँ से माइनस का साइन भी चाहो कॉमन ले लो। तो 1/4πε0 2q² डिवाइडेड बाय a, ये सारी टर्म कॉमन। तो यहाँ क्या बचा बताओ, बताओ यहाँ क्या बचा जल्दी, कितना, -1 क्यों बचेगा, 2 लिया है ना कॉमन। तो 2 2 जा 4, 2, और माइनस का नहीं, माइनस का साइन भी कॉमन है। तो केवल क्या बचा, प्लस का 2, है ना। यहाँ बताओ, माइनस कॉमन है यार, +4। यहाँ बताओ, है +1 बचेगा, माइनस कॉमन है ना। तो माइनस प्लस माइनस का क्या 1, है ना। तो 2 और 4 6, 6 में से बन गया 5। अब रख दो इनकी वैल्यू, 9 इंटू 10⁻9, 2 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है देखो, 10⁻7 ही तो है। इसका मतलब 1 की तो कोई वैल्यू इंटू में होती ही नहीं है ना। तो इसका स्क्वायर कर देंगे 10⁻7 का, स्क्वायर है ना क्यू पे। और ये कितना आया, 5 आया ना ये। और नीचे कितना है, 0.1 लिख दो, इसको 10 की भी जरूरत नहीं है कहने के लिए, है ना। ठीक है, उसको आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा। u इज इक्वल टू देखो, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90। पावर एडजस्ट करेंगे, देखो ये पावर कितनी हो जाएगी, 7 2 जा 14, 9 माइनस 14 कितना आएगा, माइनस के 5, और नीचे है 0.1। नीचे से मैं पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। नीचे वाला 1 लिखते नहीं है। तो 900 इंटू 10⁻⁻5, या आप चाहो तो ये 2 0 हटाकर 2 पावर कम कर दो। तो ऐसा आ जाएगा आंसर 9 इंटू 10⁻⁻3। इसका चेक कर लूंगा, रुक जाएगा ना, माइनस क्या आएगा। और ये आगे भी माइनस चल रहा है, जो हमने छोड़ दिया, आंसर माइनस में आएगा ही, आगे भी माइनस आएगा और पावर में माइनस आएगा। ठीक है, नोट करो। तो ये सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन यही है। ऐसे क्वेश्चन का लेवल होता है बोर्ड एग्जाम में आने का, और इससे पहले जो कराया था वो